नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट नंबर 4 है, यानी कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी ये फर्स्ट क्लास है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, आखिरकार कम्युनिकेशन है क्या और कम्युनिकेशन के स्टेप्स क्या हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर मेरी चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, खास बात ये बतानी है कि अगर आप लोगों को क्विज अटेंड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज शाम को 7:30 बजे पेपर 1 और 7:45 बजे पेपर 2 साइकोलॉजी के क्विज कराए जाते हैं। तो आप लोग वहाँ पर ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगी कि आखिरकार कम्युनिकेशन है क्या। ओके, तो अगर सामान्य अर्थ में देखा जाए तो कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो आप मुझे यही बोलोगे ना कि मैम जो भी हमारे विचार होते हैं, जो हमारी बात होती है, वो दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को हम तक पहुंचाना, यानी कि विचारों का क्या हुआ, आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। ये सामान्य भाषा में इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हमारे टीचिंग लेवल पर, अगर हम टीचर हैं तो टीचिंग लेवल पर ये परिभाषा काम नहीं करेगी। ओके, क्यों नहीं करेगी इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कभी कभी एग्ज़ाम में शायद कहीं पूछ भी ले। ओके, सीटेट वगैरह जैसी जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो कहीं भी आपको काम लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन की उत्पत्ति। देखिए, लेटिन शब्द है, ये कैसा है, लेटिन शब्द है। तो कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लेटिन कम्युनिकेर कम्युनिकस शब्द से हुई मानी जाती है। तो आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं। और एक तीसरी बात ये भी याद रखनी है कि किस भाषा का शब्द है, तो ये लेटिन भाषा का शब्द है। और कौन से शब्दों से बना हुआ है, तो कम्युनिकेर या तो फिर कम्युनिकस, इन शब्दों से उसकी कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। जिसका अर्थ क्या होता है, एक समान होता है, जिसका अर्थ होता है कि एक समान होना। ओके, चलिए तो इसमें अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि टीचिंग लेवल पर हम किसे कम्युनिकेशन कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि शिक्षक अपने विचारों को या विषय वस्तु को जिस अर्थ में बताता है, समझाता है, सिखाता है, उसी अर्थ में छात्र उस विचारों को या विषय वस्तुओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। उसी को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन का अभी पार्ट पढ़ा रही हूँ। तो जो कम्युनिकेशन बारे में जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, और जिस अर्थ में मैं इसे समझाना सिखाना चाहती हूँ, और उसी अर्थ में अगर आप समझते हो, सीखते हो और उस विषय वस्तु को क्या करते हो, ग्रहण करते हो, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ओके, क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ पर टीचर जो है वो अपनी विषय वस्तु को, यहाँ पर विषय वस्तु मान लीजिए, विषय वस्तु हो या फिर विचार हो या फिर तर्क हो या फिर तथ्य हो, जो भी बोल सकते हो, तथ्य हो या फिर विश्वास हो, तो इन सारी चीज़ों को जो
टीचर है वो किसी विषय वस्तु को पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, किसी विचार को अपने स्टूडेंट को बताना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, ओके। तर्क को बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, तथ्यों को, किसी तथ्यों को बताना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, किसी विश्वास को अविश्वास दिलाना चाहता है, उसे सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। तो जिस अर्थ में टीचर इन सबको, इनमें से किसी को भी मान लो या फिर इन सबको जो भी मानो, तो जो भी सिखाना चाहता है, जिस अर्थ में सिखाना चाहता है टीचर, अब यहाँ पर सारे बच्चे हैं तो वो सारे के सारे बच्चे उसी अर्थ में या उसी अर्थ में अगर उस विषय वस्तु को, तथ्यों को, विचारों को, तर्क को, विश्वास को अगर समझ लेता है तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बातों का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। टीचिंग लेवल पर यहाँ पर विचारों का तो आदान प्रदान होता ही होता है, लेकिन कैसे विचारों को, जिस अर्थ में हम समझाना चाहते, बताना चाहते, सिखाना चाहते हैं, उसी अर्थ में अगर जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उसी अर्थ में उसी विचार को, उसी तथ्य को, उसी विषय वस्तु को, उसी विश्वास को अगर समझता है, सीखता है, ओके, ग्रहण करता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे, ओके। तो सिंपली तरीके से मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन ओनली फॉर बातों का आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन विचारों के साथ साथ अर्थपूर्ण तरीके से उसका आदान प्रदान होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। ये टीचर है, ये बच्चा है, ओके। चलिए अब देखिए, ये उसकी माँ है बच्चे की। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, चलिए यहाँ पर टीचर का एग्जाम्पल ले लेते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, करंट ही है एग्जाम्पल, ओके। चलिए, ये टीचर है, बच्चा है, ओके। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर ने बच्चे को पढ़ाया। टीचर ने क्या किया? बच्चे को पढ़ाया कि बेटा गज का मतलब होता है हाथी, यानी कि एलिफेंट, ओके। टीचर ने क्या बताया कि गज का मतलब क्या होता है? हाथी होता है, यानी कि इसे हम एलिफेंट कहते हैं। अब बच्चे ने इस बात को अपने माइंड में ले लिया, रटा पढ़ा, रटा पढ़ा, रटा पढ़ा, रटा पढ़ा, रटा पढ़ा, और माइंड में फिट कर दिया कि गज यानी कि हाथी, गज यानी कि हाथी, ओके। ये बात टीचर ने समझाई, बच्चे ने समझ ली। अब क्या होता है, बच्चा है वो घर आता है, क्या करता है? घर आता है। अब घर आकर वो बच्चा जो है, घर आकर वो बच्चा है वो टीवी देखने बैठता है। क्या? टीवी देखने बैठता है बच्चा। टीवी में बताया गया कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, 2 गज की दूरी क्या है? ज़रूरी है। अब देखिए, इससे तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाइन कहाँ की है, बहुत ही आपके माइंड में फिट हो गई होगी, 2 गज की दूरी ज़रूरी है, ओके। तो कोरोना कोविड की स्थिति अभी चल रही है, तो टीवी में एक एडवर्टाइज चल रही थी, वहाँ पर कोरोना से बचने के सुझाव दिए जाते थे एडवर्टाइज में, और वहाँ बताया गया कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है। अब देखिए, ये 2 गज की दूरी, बच्चे ने यहाँ पर गज का मतलब क्या समझा था टीचर से? हाथी होता है ना। और यहाँ पर क्या बताया गया कि 2 गज की दूरी। अब देखिए, गज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर गज का मतलब हमारा होता है जो हमारी लंबाई मापन में क्षेत्रफल की जो इकाई होती है ना, उस इकाई को हम गज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द क्या है? एक ही है, लेकिन अर्थ कितने हैं इसके? 2 अर्थ हैं। अब बच्चे ने यहाँ पर गज का मतलब उसे टीचर से क्या सीखा था? हाथी सीखा था। अब बच्चा सोचेगा, यार हाथी, गज का मतलब होता है हाथी, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो 2 हाथी की दूरी ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर क्यों बोल रहा है? बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आ गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है ना, यानी कि बच्चा उसे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया।
तो यही बात होती है कि टीचिंग में सिर्फ ना कि सिर्फ बातों या विचारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन सार्थक रूप में जो भी अर्थ होता है वो अर्थ अगर सामने वाला उसे एक्सेप्ट करता है, उसी अर्थ में बातों को, विचारों को अगर वो एक्सेप्ट करता है, तभी जाकर हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है ना कि टीचर जो भी बातों को, विचारों को, विषय वस्तु को जिस अर्थ में समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसी अर्थ में अगर बच्चे उसी विचारों को या उसी विषय वस्तु को उसी अर्थ में अगर समझता है, सीखता है, तो उसे ही हम कहेंगे कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सार्थक अर्थ का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सार्थक शब्दों का ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर निरर्थक अर्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर निरर्थक अर्थों का अगर उपयोग किया जाएगा तो हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, यानी कि मैं कुछ कहूँ और आप कुछ और समझते हैं तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहने वाला है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और भी दे देती हूँ। कल ही की बात करती हूँ। कल हमने क्विज में एक क्विज डाला था, अगर किसी को पता होगा यहाँ पर, तो सभी को पता है, जिन लोगों ने क्विज अटेंड किए थे उन सभी को पता है, ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस हुई थी। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है, कितने भागों में बटा है। ओके, बटा है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पर आंसर दिए हुए थे, 22, 23, 24, 25। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ने, यहाँ पर मैंने जो आंसर दिया था वो आंसर था 25। अब बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे भी थे, हमारे बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंस है, तो जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं वैसे ही तुरंत बता देते कि मैम यहाँ पर गलत क्वेश्चन है। ओके, तो उन्होंने तुरंत ही जल्दबाजी करके मुझे बता दिया कि मैम ये क्वेश्चन गलत है। ओके, चले, क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत है, ये बताया उन्होंने। मैंने देखा कि आंसर तो कैसे गलत हो सकता है, शायद टिक करने में गलती हो गई और कदाच शायद हो सकता है कि गलत हो सकता है। मैंने देखा नहीं, टिक करने में कोई गलती नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि बच्चों को यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ने कहाँ पर दिक्कत की थी, तो यहाँ पर बच्चों ने की थी, इसी में दिक्कत की थी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बटा है शब्द जो होता है वो हमारे वर्तमान काल में यूज़ होता है ना, जबकि हमारा पास्ट में जो होता है उसके लिए हम था शब्द यूज़ करते हैं ना। तो अब देखिए, हमारे जब मूल संविधान था, हमारा भारतीय मूल संविधान था, तो वो मूल संविधान 22 भागों में बटा था। कितने भागों में? 22 भागों में बटा था। लेकिन अभी के हाल के समय में वो कुछ उसमें ऐड किया गया है और उसके आधार पर अभी हमारा जो भारतीय संविधान है वो 25 भागों में बटा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है। अब देखिए यहाँ पर आंसर तो मेरा सही ही था, मैंने जो आंसर दिया था वो सही था 25, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर समझने में गलती कर दी। कहाँ पर? तो ये पीछे जो लगा हुआ है और था, इनमें उन्होंने गलती कर दी। फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि दोस्तों यहाँ पर है और था का फ़र्क होता है। ओके, तो वो फ़र्क भी मुझे बताना पड़ा, तब जाकर उनको पता चला कि हाँ, मैम का जो आंसर दिया हुआ है वो सही है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सार्थक रूप में जिस अर्थ में समझते हैं तो उस अर्थ में कम्युनिकेशन होगा। अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है ना। तो बस यही बात है हमारे कम्युनिकेशन में। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक परिभाषा देख लेते हैं कि संचार वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों की क्रमबद्धता
सार्थकता के द्वारा आपस में क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, जो बात मैंने आपको बताई। संगठित क्रिया का मतलब क्या होगा कि हम जो भी तथ्य होंगे, जो भी फैक्ट्स है, जो भी सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन है, जो भी विचार है, थिंकिंग है, जो विकल्प है, ऑब्जेक्टिव है, उन सारी बातों को क्या करते हैं हम, तो उन्हें संगठित करते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी थोड़े दिन पहले MDGs पढ़ा रही थी, ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा रही थी। तो मैंने क्या किया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स दिए हुए हैं। अब देखिए 8 गोल्स याद रखने कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान होते होंगे, तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रट्टा मार लेंगे, है ना, तो रटेंगे पढ़ेंगे, रटेंगे पढ़ेंगे, रटेंगे पढ़ेंगे और माइंड में फिट कर देंगे, तो उन लोगों को ये 8 गोल याद रह जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 8 गोलों को पूरे क्रमबद्ध में नहीं याद रख पाएंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा उनको, है ना। तो मैंने सोचा कि ये 8 गोल्स है वो अच्छे से अगर हमें याद रह जाए तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उन गोल्स की एक अच्छी सी कहानी बना ली। अब देखिए कहानी हर किसी को याद रहती है। आप देखते होंगे टीवी में अगर सीरियल देखते हैं तो सीरियल आपको पूरी की पूरी याद रहती है ना। 90% सीरियल आपको याद रहेंगी, 10% अगर उसका बाष्पीभवन हो जाएगा तो पता नहीं, लेकिन 90% तो होगी ही याद। मूवी देखने जाएंगे आप, तो मूवी देखेंगे तो क्या करेंगे, 80% मूवी आपको याद ही रहती है। आप आते हो, यार मैं तो कल मूवी देखने गई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, फिर आपका दोस्त पूछेगा कि यार क्या था मूवी में, बताओ तो ज़रा, तो आप बताओगी कि यार बहुत अच्छी, ऐसा 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 था, है ना। पूरी मूवी आप उसके सामने क्या करोगे, कह दूँगी। तो ये क्या हुआ, आपको मूवी याद रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक, आपको ये पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन का टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ उसे पढ़ा है ना, सिर्फ उसे आपने पढ़ा है, समझा भी नहीं है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टोरी के रूप में उसे पढ़ोगे तो 100% वो आपको याद रहेगी, है ना। तो मैंने उसी 8 गोल्स की एक अच्छी सी कहानी बना ली और वो कहानी मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब देखिए वो कहानी आपको याद रह गई। अब कहानी जैसे ही याद रह गई, वैसे स्टेप में आपको जो क्रम में आपको 8 के 8 जो गोल्स थे वो भी याद रह गए, बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पर यही कहा जाता है, यहाँ पर भी क्या कहा जाता है दोस्तों, कि जो संगठित, ये क्या किया हमने, एक स्टोरी के माध्यम से 8 गोल्स को संगठित कर दिया, है ना। तो संगठित क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों, निर्णयों को क्रमबद्ध तरीके से, हमने सिस्टमेटिक तरीके से याद रखे, है ना। 8 गोल्स को क्रमबद्ध में एक स्टोरी के रूप में हमने याद रखे और उसे सार्थकता के द्वारा क्या किया, आपस में आदान प्रदान किया। मैंने उन गोल्स की एक कहानी बनाई, वो कहानी मैंने आपको दी, आपने वो कहानी सुनी। फिर आप कहानी सुनते हो तो आपके माइंड में भी और इसी के आधार पर और कोई नई कहानी बन जाती है और उस नई कहानी के आधार पर आप उसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हुई बात हमारी आदान प्रदान की क्रिया, ओके। तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन। चलिए यहाँ पर आपको इस जो परिभाषा है उसमें समझ में अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले क्या होता है कि मैसेज आता है, मैसेज को हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्रिया करते हैं उस पर और सार्थक अर्थ में उसको ग्रहण कर लेते हैं, ओके। तो ये आपकी एक अच्छी सी परिभाषा बन गई कम्युनिकेशन की, और अब आपको कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ओके। यहाँ पर आपको कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने जिंदा रखा है, ओके। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं संचार की विशेषता के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखते हैं। तो संचार हमेशा द्विमार्गीय होता है। देखिए दोस्तों,
संचार जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, कभी भी वन वे पुल में नहीं होता है। ओके, यानी कि वन वे पुल में कभी भी नहीं होगा। एक इंसान बोलेगा तो उसके सामने कोई दूसरा इंसान चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कभी भी वन वे पुल में नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। देखिए इस तरीके का, यानी कि टू वे पुल में होगा। ओके, कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, टू वे पुल में होगा। संचार वृत्तीय प्रक्रम में होता है। देखिए वृत्तीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से, ये देखिए वृत्तीय प्रक्रम है। ओके, इस तरीके से। अब देखिए मुझे मेरे गुरुजी ने ज्ञान दिया, तो फिर मैं आपको दूंगी, आप अपने स्टूडेंट को देंगे, आपका स्टूडेंट उसके स्टूडेंट के देंगे, उनके स्टूडेंट हो गए वो उनके स्टूडेंट को देंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होगी, सर्कुलर रूप में होगी, यानी कि वो चलती ही रहेगी। इसका ना ही कोई आदि होगा ना ही अंत होगा। ओके, तो ये जो वृत्तीय प्रक्रम में ये कम्युनिकेशन होता रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। संचार का ना ही आदि है और ना ही अंत है। इसका ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत होता है। ओके, हमें पता नहीं चलता कि हमारे, चलिए मानिए हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया। ओके, उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया। देखिए अब कितने गुरुजी देखते रहिए आप, तो आपको ये नहीं पता चलेगा इसका आदि क्या है, इसका अंत क्या है। ओके, इसका अंत तो हो ही नहीं सकेगा। मैं आपको दूंगी, आप किसी और को दूंगे, फिर आपके जो स्टूडेंट होंगे वो उनके भी स्टूडेंट को देंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया कैसी है, चलती ही रहती, चलती ही रहती, चलती ही रहती। ओके, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार निरंतर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली प्रक्रिया है। देखिए संचार जो कम्युनिकेशन होता है वो निरंतर चलकर क्या करती है, अपने लक्ष्य को वहाँ पर प्राप्त करती है। ओके, मैं अपना ज्ञान आपको दूंगी, आप उसे ग्रहण करेंगे, ये मेरा लक्ष्य कंप्लीट हुआ। अब आप जो है वो आपके स्टूडेंट को देंगे, है ना, तो वो आपका लक्ष्य हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। अब आपका स्टूडेंट उनके भी स्टूडेंट को देगा। तो ये जो निरंतर चलकर लक्ष्य को प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है वो है कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर जो कम्युनिकेशन की जो मेनली विशेषता अगर बताई जाए तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना है, ये उसकी क्या है, विशेषता ही है। ओके, मेन विशेषता है। तो इसे हम स्पीड के रूप में याद रखेंगे। किसके रूप में, स्पीड के रूप में। एस का मतलब होगा सिंपल, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ई का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ई का मतलब होगा इफेक्टिव और डी का मतलब होगा डुप्लीकेट। ओके, तो डुप्लीकेबल। ओके, चलिए किस तरीके से, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ओके, यानी कि वो सामने वाले को समझ में आए इस तरीके का होना चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन व्यवहारिक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जो भी हमारे व्यवहार में उसे यूज़ कर सके, हम किसी को समझा सके, इसी तरीके का व्यवहारिक होना चाहिए। ओके, इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कि मितव्यय, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसका खर्च ज़्यादा ना होना चाहिए। ओके, अगर खर्च ज़्यादा होगा तो हम अपनी जो कम्युनिकेशन एक दूसरे के सामने कर पाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। चलिए मेनली तो यही है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कि प्रभावी होना चाहिए, और डुप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि उसका क्या होना चाहिए, दोहराव होना चाहिए। दोहराव का मतलब क्या होगा, रिपीट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे को कुछ सिखाया और बच्चा नहीं समझ पाया है, तो आपको उसे रिपीट करके उसे समझाना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कंप्लीट होगा। ओके, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। एक और यहाँ पर मैं एक बात और भी बता देना चाहती हूँ। चलिए
ओके, यहाँ पर जगह है, कोई बात नहीं, चले। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ है शिक्षक है यानी कि टीचर है, ओके, और दूसरी तरफ हमारे क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अब कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक जो विचार होते हैं उसके, जो उसे जो अर्थ होते हैं, जो भावना होती है उसकी, जो तर्क होता है उसका, है ना, तो उस तर्क, उस भावना, उस अर्थ, उस विचारों को क्या करता है, छात्रों को देता है, ओके। तो अब देखिए जब छात्र उसी रूप में ग्रहण करता है तो कम्युनिकेशन बनता है। उसी रूप में अगर ग्रहण करता है तो क्या बनता है, कम्युनिकेशन बनता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूरी होने के कारण उसे उस कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, गैप आ जाती है। क्या आ जाती है, गैप आ जाती है। अब मान लीजिए कि एक क्लास है और उन क्लास में मान लीजिए 200 बच्चे बैठे हैं। कितने, 200 बच्चे बैठे हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला तो जो होगा, बच्चे फर्स्ट लाइन में जो बैठेंगे तो उनके तो नज़दीक है सर, तो वो जो बोलेंगे वो अच्छे से उसका क्या करेंगे, उसका ग्रहण कर सकेंगे। लेकिन ये लास्ट वाले जो बच्चे बैठे हैं वहाँ तक इस सर की आवाज़ पहुँच नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लास्ट वाले जो बच्चे होंगे वहाँ पर वो सर की बताई हुई बातों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। और जब वो सर की बताई हुई बातों को समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, दूरी की वजह से सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उसका जो अर्थ निकलता है वो अर्थ उसका अलग निकलेगा, है ना। वो सुन ही नहीं पाएंगे, सही तरीके से सुन नहीं पाएंगे, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो यही बात होगी यहाँ पर, ओके। तो कम्युनिकेशन में कभी कभी क्या होता है कि दूरी की वजह से कम्युनिकेशन में गैप आ जाती है, ओके। यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब दोस्तों बता देते हैं आपको उसके स्टेप्स के बारे में, जो कम्युनिकेशन के जो स्टेप है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो स्टेप है उनको आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से मैं आपको याद रह जाए इस तरीके से आपको समझाऊंगी, ओके। और अगर समझ में आ जाए तो आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है आपको, ओके। चलिए, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो स्टेप होता है उसमें आता है सेंडर। क्या आता है, सेंडर आता है। अब देखिए सेंडर को क्या बोलते हैं हम, तो संप्रेषक कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रेषक, संप्रेषक। ये हमारा सेंडर है। सेंडर को ही हम क्या कहते हैं, इकोडर, एनकोडर, ओके। तो सेंडर को ही हम बोलते हैं एनकोडर, ओके। चलिए अब देखिए, मैं मान लीजिए मैं सेंडर हूँ, मैं आपको अभी कम्युनिकेशन का पार्ट पढ़ा रही हूँ। तो मैं जो पार्ट पढ़ा रही हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगी, पहले मैसेज को तैयार करूँगी, यानी कि आपको जो पढ़ाना है उसे मैं तैयार करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, उसका एनकोडिंग करूँगी। एनकोडिंग का मतलब होता है कूटबद्ध करना, यानी कि मान लीजिए मैं 4-5 बुकों को लेकर इसके बारे में आपको कम्युनिकेशन बारे में पढ़ा रही हूँ। तो उसमें मैं देखूँगी भाई कौन सी बुक में क्या दिया है, ये बुक में क्या है, ये बुक में क्या है, इन सारी बुकों को मिलाकर मैं क्या करूँगी, एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आपका कम्युनिकेशन का एक पार्ट तैयार करूंगी जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ओके। तो उसका मैंने क्या किया, कूटबद्ध किया, उसको मैंने एनकोड किया। अब देखिए एनकोड के बाद मैं क्या करूँगी, उसे लिखित माध्यम से या फिर मौखिक माध्यम से। तो मैं यहाँ पर आपको अभी लिखित माध्यम से सिखा रही हूँ। तो ये हमारा मीडियम क्या हो गया, लिखित माध्यम हो गया, यानी कि लिखित मीडियम हो गया। अगर मैं आपको कुछ भी लिखे बिना ऐसे मौखिक बोल दूँ, ये स्टोरी में आपको सुना रही हूँ, तो स्टोरी में ऐसे मौखिक रूप में अगर सुना रही हूँ तो वो मीडियम मेरा क्या बन जाएगा, मौखिक बन जाएगा, ओके। तो इस तरह ये मेरा मीडियम हो गया कि मैं आपको लिख कर पढ़ा रही हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये जो समझाया ये पूरा, तो वो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसे सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये क्या हो गया,
आप हो गए रिसीवर। मैं कौन थी? मैं थी एनकोडर यानी कि सेंडर थी। आप क्या हो गए? रिसीवर यानी कि आप हो गए डिकोडर। क्या हो गए? डिकोडर। ओके, यानी कि आप संदेश ग्रहण करने वाले बन गए। यानी कि आपने क्या किया? डिकोडिंग किया, विकूटबद्ध किया। यानी कि मैंने जो कूटबद्ध किया था, जिन विचारों को, जिन बातों को, जिन तथ्यों को, जिन सूचनाओं को मैंने कूटबद्ध करके आप तक पहुंचाया था, आपने उसी विचार, उसी तथ्य, उसी सूचना को क्या किया? विकूट किया, अपने माइंड में लिया और अपने तरीके से उसे समझने की कोशिश की कि मैम ने ये समझाया था, मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया मानी, और मैंने आपको मान लीजिए मैंने आपको अभी गज का एग्जाम्पल दिया, तो आपके माइंड में कोई और दूसरा वर्ड आ जाएगा कि हाँ, मैम ने अभी गज वाला जो एग्जाम्पल दिया था, ऐसे एग्जाम्पल मैं भी अगर बना सकता हूँ, तो आप भी अलग से कोई ऐसा वर्ड बना देते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में आ जाता है कि चलिए मैम ने जो गज का एग्जाम्पल लिया, तो उसी तरीके से मैं कनक शब्द का यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कनक का मतलब होता है सोना। ओके, तो कनक का मतलब सोना होता है। तो सोने का मतलब, तो देखिए सोने का मतलब, तो सोना मतलब क्या होता है? जो हम सुवर्ण बोलते हैं ना, जो उसके गहने बनते हैं, तो उसे सोना कहते हैं। ओके, जो एक धातु है। लेकिन सोना और भी अर्थ में यूज़ किया जाता है, यानी कि हम जो नींद में सो जाते हैं, उसी अर्थ में भी उसे सोना बोलते हैं ना। तो एक ही वर्ड एक ही है, उसके अर्थ दो हो गए, है ना। तो आपके सामने मैंने आपको गज वाला एग्जाम्पल दिया और आपके माइंड में कनक वाला एग्जाम्पल दूसरा आ गया, तो ये आपने क्या किया? ये आपने डिकोड किया, यानी कि उसे विकूट किया। ओके, यानी कि आप समझ पाए कि मैम क्या कहना चाहती। अब जब आप समझ पाएंगे तो आपको उसका बोध हो जाएगा कि हाँ यार, कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। तो ये आपको बोध हो गए, यानी कि आपके अंदर अंडरस्टैंड आ गया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप उस टॉपिक को समझ पाए, उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब क्या होगा? अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये समझ में आया कि ना आया। ओके, तो आपको समझ में आया होगा तो आप क्या बताओगे? फीडबैक दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे, है ना। तो कमेंट लिखकर आप बताओगे कि मैम बहुत ही अच्छा, शानदार तरीके से आपने समझाया, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। ओके, तो ये आपने क्या किया? ये आपने फीडबैक दे दिया। अब आपके जो कमेंट है वो मैं कमेंट पढ़ूंगी, तब जाकर मुझे लगेगा हाँ यार, मेरा पढ़ाया सफल हुआ। देखिए, मैंने ये स्टोरी बनाकर बच्चों को सिखाई, तो बच्चों ने अच्छे से इसे सीख ली। ओके, तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पर, ये पूरी चैनल बन गई हमारी कम्युनिकेशन की। ओके, तो ये जो सर्कुलर रूप में हो गई हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट। जब आप समझ पाते हो तब जाकर क्या होता है? तब जाकर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, यानी कि कम्युनिकेशन आजीवन चलता रहता है। लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने जो तथ्य आपको पढ़ाए, सिखाए, वो तथ्य आप अच्छे से समझ पाए, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके, तो आप वो यहाँ पर वो फैक्ट्स अच्छे से समझ पाए। ओके, तो कहाँ पर? फीडबैक से मुझे पता चलेगा, है ना। फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे क्या पता कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, है ना। फीडबैक दूंगी तो तभी मुझे पता चलेगा हाँ यार, इसने ऐसा कुछ लिखा है, तो ऐसे ही तो नहीं लिखेगा कोई, है ना। तो जब उसे समझ में आया है तभी वो बोल रहा है कि समझ में। अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चा बोल देता है कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। अब देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन फिर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसके बारे में फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। सेंडर को हम क्या बोलेंगे? एनकोडर। आपको ये याद रखना है। ओके, एनकोडर। सेंडर जो होगा वही हमारा क्या होगा? एनकोडर होगा। ओके, यानी कि जो भी मैसेज है उसे एक अच्छे से रूप में आपके सामने पेश करेगा। मैंने आपको 8 गोल्स की एक कहानी सुनाई, वो मैंने अपनी तरीके से उसे कूटबद्ध किया था, अपने तरीके से उसे बनाया था और आपके सामने रख दी, है ना। तो मैंने क्या किया? एनकोड किया, उस गोल्स का एनकोड किया। ओके, तो मैं क्या हो गई? एनकोडर हो गई। अब देखिए, मैंने जो 8 गोल्स थे, उन 8 गोल्स को क्या किया? एनकोड किया है, यानी कि उन 8 गोल्स के बारे में सोचा, उसके तथ्य ढूंढे और फिर मैंने एक कहानी बना ली। ओके, तो ये मैसेज बन गया हमारा। फिर मैंने उसे स्टोरी के रूप में
क्या किया, आपके सामने रखने की कोशिश की, मैंने पूरी कहानी बना ली। तो ये मैंने क्या किया, एनकोड किया, ओके, स्टोरी के रूप में 8 गोल्स को। अब देखिए एनकोड करने के बाद मैं क्या करती हूँ, तो मैं आपको मौखिक या लिखित रूप में यानी कि मौखिक या लिखित माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर आपको ये मौखिक तरीके से स्टोरी मौखिक तरीके से सुनाई, तो मैंने आपको मौखिक तरीके से आप तक ये स्टोरी पहुंचाने की कोशिश की। अब देखिए आप तक ये स्टोरी आई, आपने उसे सुनी, आपने उसे सुनकर आपने भी उसे समझी और आपने मेरे बनाई हुई स्टोरी की जैसी कोई और स्टोरी बना ली, और स्टोरी बनाकर आपने उस स्टोरी को समझा, और समझकर आप भी क्या करेंगी, अपने दोस्तों को समझाएगी, है ना। आप अगर नहीं समझाते तो खुद तो समझे ना कि हाँ ये स्टोरी ऐसे बनी, तो हम ऐसी ही दूसरी कोई स्टोरी अगर याद कर ले तो भी अच्छी बात है ना। तो आपके दिमाग में भी कोई दूसरी स्टोरी याद आ जाएगी, यानी कि आप अगर समझे होंगे तो दूसरी स्टोरी आपके माइंड में आएगी, अगर समझे नहीं होगे तो आपके माइंड में कोई और एग्जाम्पल आने वाला नहीं है ना। तो आपके माइंड में अगर एग्जाम्पल आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आपने तथ्य का बोध ले लिया, यानी कि आपने तथ्य को समझ ली, यानी कि आप में उस तथ्य के रिलेटेड अंडरस्टैंड आ गई, ओके। अब जब आप अंडरस्टैंड आप में आ जाती है, यानी कि आप समझ जाते हो, तो फिर आप क्या करते हो, फीडबैक दूंगे कि हाँ मैम मुझे अच्छे से समझ में आ गया, ये तथ्य जो था, ये टॉपिक आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया, ओके। तो आप जब समझे होंगे तो आप फीडबैक दोगे, है ना। फीडबैक दूंगे तो आपके फीडबैक को पढ़कर मैं ये समझ लूँगी कि सच में आपको ये जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया, ओके। तो बस यही जो सर्कुलर रूप में हमारा कम्युनिकेशन होता है, ये स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब मैसेज वो तैयार करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उस मैसेज को एनकोड करेगा, यानी कि कुटबद्ध करने की कोशिश करेगा। एनकोड करके वो क्या करेगा, एनकोड करके वो किसी मीडियम के माध्यम से, यानी कि मीडियम के द्वारा क्या करेगा, आपको पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब आप तक वो मैसेज आता है तो आप उस मैसेज को क्या करोगे, उसे विकुटबद्ध करोगे, कुटबद्ध नहीं लेकिन विकुटबद्ध करोगे, यानी कि मैंने जो मैसेज आपको भेजा है वो मैसेज को आप समझने के लिए अपनी दिमाग का इस्तेमाल करोगे और उसे समझोगे, उसे डिकोड कहेंगे। अब डिकोड करके आप क्या करोगे, पूरे के पूरे मामले को समझोगे कि हाँ यार ये कहना चाहते हैं मुझे टीचर ये कहना चाहते थे। तो आपने ये समझ लिया, फिर समझने के बाद आपने क्या कर दिया, फीडबैक दे दिया। तो फीडबैक देने के द्वारा ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये तथ्य समझ में आ गया है, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि आपको ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, और इसी स्टेप को पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन के जो स्टेप है उसे क्रम में बताइए। तो आपको ये याद रखना, सेंडर के बाद मैसेज के बाद एनकोड के बाद क्या होगा, बीच में आएगा मीडियम, एनकोड के बाद आएगा मीडियम के बाद आएगा रिसीवर के बाद आएगा डिकोड के बाद आएगा अंडरस्टैंड, और लास्ट में हमारा होगा फीडबैक, ओके। अब चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात आपको बतानी है, चलिए क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि एनकोडर होता है वो डिकोडर कब बनता है। देखिए एनकोडर डिकोडर कब बनता है, तो यहाँ पर एनकोडर कौन है, सेंडर है ना। एनकोडर क्या है, सेंडर है वो एनकोडर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यही एनकोडर कब डिकोडर बनता है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप कहेंगे मैम आपने तो अभी ये बताया था कि जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, डिकोडर होगा, है ना, डिकोडर होगा। अब देखिए डिकोडर की बात की जाए, रिसीवर जो होगा वो डिकोडर होगा, तो एनकोडर डिकोडर कैसे बन सकता है ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, चलिए इसे भी समझा देती हूँ। तो जब एनकोडर है वो क्या करता है, मैसेज को एनकोड करके मीडियम के द्वारा रिसीवर को पहुंचाता है।
अब देखिए क्या होता है कि रिसीवर होता है वो जो मैसेज एनकोडर ने भेजा था वो मैसेज रिसीवर समझ नहीं पाया। जिस तरीके से गज का मतलब हाथी बच्चा समझा था, फिर उसने टीवी में देखा 2 गज दूरी ज़रूरी है, तो बच्चे के माइंड में फिर से क्वेश्चन बन गया कि यार ये 2 हाथी की दूरी की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा उसे डिकोड करने की कोशिश करेगा कि यार ये हाथी और ये गज ये क्या होता है, ये मामला क्या है, दूरी वाला मामला। ओके, तो वो यहाँ पर अंडरस्टैंड यानी कि यहाँ पर वो समझ नहीं पाया उस बात को। फिर क्या करेगा, वो फीडबैक देगा, तो टीचर को बोलेगा, दूसरे दिन जाएगा टीचर को बोलेगा, टीचर आपने बताया था कि गज का मतलब हाथी होता है और कल मैंने टीवी में देखा कि 2 गज दूरी ज़रूरी है, तो मैम क्या मुझे ये बताइए कि ये गज की यानी कि 2 हाथी की दूरी का मतलब क्या हो सकता है। तब जाकर टीचर होगे उसे पता चलेगा कि बच्चा इस बात को अभी समझ नहीं पाया है, 2 शब्द एक ही शब्दों को 2 अर्थ में समझ नहीं पाया। तो अब क्या होता है आप बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, देखिए यहाँ पर अब टीचर के पास फिर से कोई कंटेंट आ गया है ना, तो टीचर के पास फिर से आ गए कि वो क्या करे, वो उन्होंने जो गज का मतलब हाथी बताया था, अब टीचर की बारी क्या आ गई कि गज के पर्यायवाची शब्द को बताने की बारी आ गई। यानी कि टीचर अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि गज का मतलब हाथी भी होता है और गज का मतलब जो लंबाई मापन के लिए जो क्षेत्रफल की इकाई होती है उसे भी गज कहा जाता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने क्लियर करने की बात आ गई। तो अब टीचर के सामने जो बात आई थी वो आपने रखी थी, जो बच्चे ने रखी थी। अब टीचर क्या करेगा, यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर टीचर तक ये बात पहुँचाई ना कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो ये तो बात टीचर ने अगले दिन तो नहीं बताई थी, टीचर ने तो सिर्फ गज का मतलब हाथी बताया था। अब बच्चे ने नया तथ्य टीचर के सामने ला दिया, तो यहाँ पर जो बच्चा था, जो डिकोडर था, वो क्या हो गया, एनकोडर बन गया, है ना। बच्चा क्या बन गया, एनकोडर बन गया। बच्चे ने अपनी बात टीचर के सामने रखने की कोशिश की। अब टीचर के सामने जो बच्चे ने बात रखी, तो अब टीचर क्या करेंगे, उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यानी कि टीचर उसकी बात को एक्सेप्ट करके फिर से वही प्रोसेस करेंगे, है ना। तो फिर से टीचर समझाएंगे, मैसेज बनाएंगे उसे कि मुझे यहाँ पर उसे जो पर्यायवाची अर्थ है उसे बताना चाहिए। फिर वो क्या करेंगे, वो उस तथ्य को एनकोड करेंगे। एनकोड करने के बाद टीचर उसे लिखित या मौखिक रूप में कुछ बताएंगे। अब लिखित या मौखिक मीडियम के माध्यम से वो क्या करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये जो गज होता है उसका मतलब हाथी भी होता है और गज का दूसरा अर्थ अगर माना जाए तो लंबाई मापन में क्षेत्रफल की इकाई होती है। अब देखिए बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपने माइंड में फिट करेगा, हाँ अब दोनों शब्दों का अर्थ मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि गज का मतलब हाथी भी होता है, गज का मतलब लंबाई मापन की जो क्षेत्रफल की इकाई है उसको भी गज कहते हैं। फिर क्या होगा, बच्चे के माइंड में ये बात आ जाएगी तो बच्चा उसे समझ लेगा, उसका बोध कर लेगा और फिर जाकर वो टीचर को फीडबैक देगा कि हाँ टीचर अब मुझे समझ में आ गया। अब जब भी टीचर को वो हाँ बोलेगा तब जाकर क्या होगा कि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन बनती रहती। अब बात करती हूँ मैं क्वेश्चन की। ओके, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया तो उसके बारे में बात करती हूँ। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, चलिए जगह तो है ही, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए एक बात याद रखिए, अगर फीडबैक क्या है, हमें यस में मिलता है, यानी कि फीडबैक में हमें हाँ जवाब मिलता है, तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो आगे बढ़ती है। ओके, यानी कि वो प्रोसेस यहाँ पर अगर यस आंसर मिल गया तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये बात हो गई हमारी। ओके चलिए ये हमारा सेंडर हुआ। ओके, ये सेंडर, ये मैसेज हुआ। मैसेज के बाद हमारा ये हुआ एनकोड।
एनकोड के बाद क्या हुआ, एनकोड के बाद हमारा सॉरी एनकोड के बाद हमारा हुआ मीडियम, मीडियम के बाद हमारा हुआ रिसीवर, रिसीवर के बाद हमारा हुआ डिकोड, डिकोड के बाद हमारा क्या हुआ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के बाद हमारा क्या हुआ फीडबैक। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अगर टीचर ने जो सेंडर है, जो एनकोडर है, इसने जो भी बात बताई और यहाँ पर रिसीवर उस बात को समझ पाता है और फीडबैक में अगर यस आंसर देता है यानी कि हाँ जवाब देता है, तो उसका मतलब क्या होगा कि टीचर उसे अब आगे की ओर ले जाएगा। ओके, यानी कि एक फैक्ट को उसने सिखाया तो अब उसके आगे दूसरे फैक्ट को सिखाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर नो आंसर मिलता है, यानी कि यहाँ पर फीडबैक में नो आंसर मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। और कम्युनिकेशन की जो गैप होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन की, वो पूर्ण नहीं हो पाती। ओके, तो जब तक बच्चा समझ नहीं पाता है तब तक कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं हो जाता है। ओके, जब बच्चा उस फैक्ट को, उस तथ्य को, उस विचार को, उस अर्थ को समझ लेता है, उसी अर्थ में समझता है, तब जाकर हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, पूर्ण होता है। ओके, चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो फीडबैक में, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, फीडबैक में क्या होता है। देखिए फीडबैक में क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ओके, पूछा गया क्वेश्चन है कि फीडबैक में क्या होता है। तो फीडबैक में क्या होता है कि एनकोडर जो होता है वो क्या बन जाता है, डिकोडर बन जाता है ना। एनकोडर डिकोडर बन जाता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि जो बच्चा समझा नहीं तो फिर वही बात को क्या करेगा टीचर, बच्चे ने जो नए तथ्य लाकर बस टीचर के सामने रखे हैं, उसी तथ्य को वो टीचर क्या करेगा, फिर से उसे समझाने की कोशिश करेगा। यानी कि एनकोडर डिकोडर कब बनता है, तो फीडबैक में बनता है। और फीडबैक में क्या होता है, तो फीडबैक में एनकोडर डिकोडर बन जाता है। ओके, यहाँ पर से दो क्वेश्चन आए, फीडबैक में क्या होता है, तो एनकोडर डिकोडर बन जाता है। और एनकोडर डिकोडर कब बनता है, यानी कि एनकोडर जो होता है, सेंडर जो होता है, वो डिकोडर कब बन जाता है, तो फीडबैक में बनता है। यानी कि फीडबैक को हम चैनल भी बोल सकते हैं, उसके क्या बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं। जो ये पूरी हमारी जो चैनल चली ना, ये पूरी चैनल ही कही जाती है। ओके, तो फीडबैक, अगर यहाँ से फीडबैक मिलता है तो यहाँ से स्टार्टिंग हमारा सेंडर से होता है, कंप्लीट कहाँ, फीडबैक के आधार पर होता है। तो ये पूरी चैनल बनी। ओके, तो यहाँ पर आपको फीडबैक की जगह चैनल भी दिया जाए तो आपको याद रखना है कि फीडबैक को ही हम चैनल बोलते हैं। ओके, तो एनकोडर डिकोडर कब बनता है, तो चैनल में बनता है या तो फिर फीडबैक से बनता है। ओके, चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जब छात्रों को फीडबैक में पूछा जाए कि विषय वस्तु समझ में आया कि नहीं, तो छात्र फीडबैक में अगर नो बताता है तो सेंडर क्या होगा, एनकोडर होगा। और फिर से उसे समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल या कुट जोड़कर क्या करेगी, यानी कि डिकोड करके समझाता है। और इसी प्रक्रिया में सेंडर डिकोडर बन जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से कम्युनिकेशन का मीनिंग और कम्युनिकेशन के जो स्टेप है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।